हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर हैं और जो लॉकडाउन के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं कंप्लीट डिज़ाइन इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि कोई ऐसा वीडियो जिसमें हम इंडस्ट्रीज के अंदर क्या काम होता है, किस तरीके का डिज़ाइन का वर्क होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में जाने जिससे कि आपकी जॉब जल्दी लग सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में फ्रेशर को जॉब जल्दी नहीं मिलती है क्योंकि कंपनियों को एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है एक्सपीरियंस वालों को कि इंडस्ट्रीज में डिज़ाइन के ऊपर कैसे काम किया जाता है, जिससे उनको सिखाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है और वो फ्रेशर के ऊपर पैसे और टाइम दोनों ही नहीं लगाना चाहती हैं। तो आपको अगर पहले से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में नॉलेज हो तो आपके पास चांसेस और एडवांटेज ज़्यादा हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जॉब पाने के लिए। ये एडवांटेज उन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अच्छा है जो अगर किसी ऐसे बंदे को हायर करे जिसको पहले से ही इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज हो, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चलेंगे और एक एक चीज़ों के बारे में डीप स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में एक केस स्टडी करके आपको बताऊंगा और हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज दूंगा जिससे आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 5 इंडस्ट्रियल नॉलेज के बारे में कैटेगराइज कर रखा है, जिसके अंदर मैं 5 ऐसे कैटेगरी में बना रखा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उन 5 कैटेगरी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की या क्या क्या चीज़ें नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और उनके बारे में मैं नॉलेज खुद भी दूंगा इस वीडियो के अंदर कि हर एक पॉइंट के ऊपर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ में काम आने वाली हैं। तो जल्दी से देखते हैं फटाफट कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि प्रोफेशनल डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, कि इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके की डिज़ाइन किए जाते हैं, कितने तरीके के वर्क होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे डिज़ाइन प्रोफेशनल डिज़ाइन काम किया जाता है। जैसे अगर छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे कैसा काम किया जाता है, बड़ी स्केल इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे कैसा काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मटीरियल नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मटीरियल स्टैंडर्ड मटीरियल नॉलेज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मटीरियल के स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज में फॉलो किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मटीरियल कौन से होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों प्रोडक्शन मेथड। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के प्रोडक्शन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक डिज़ाइनर को इन 5 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर इंक्लूडेड है और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और फटाफट इन 5 पॉइंट में से हर एक के ऊपर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और हर एक के अंदर मैं आपको नॉलेज दूंगा कि कैसे इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल डिज़ाइन में होता क्या है कि 2 तरीके से प्रोफेशनल डिज़ाइन किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। पहला जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द डिज़ाइन और दूसरा जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड R&D। जी हाँ दोस्तों, मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि किसी दूसरे कंपनी का ऑर्डर किसी तीसरे कंपनी के पास आता है तो उस पहली वाली कंपनी के ड्राइंग को मॉडिफाइड करके वो अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन बनाता है और उसके 3D मॉडल 2D मॉडल क्रिएट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने कंपनी के अंदर उसका प्रोडक्शन करके उसके ऑर्डर को फुलफिल करता है। जो दूसरी वाली कंपनी है, जो दूसरा वाला डिज़ाइन प्रोसेस है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड R&D, जिसके अंदर क्या होता है कि एक वेरी इनिशियल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसा कि मेरे मन में कोई आइडिया आया कि मुझे इस तरीके का एक पिस्टन बनाना है जो इस प्रॉपर्टी के साथ बने और इसका डायमीटर ये हो और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो, तो मेरे मन में एक थॉट प्रोसेस आया जिसको मैं कैलकुलेशन के बेसिस पे उसका एक डिज़ाइन बनाऊंगा, फिर उसको 3D मॉडल पे क्रिएट करूंगा, फिर उसका सिमुलेशन करूंगा, ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर का ब्रेन वहाँ पे यूज़ होता है। जो पहला वाला मैंने बताया उसके अंदर बस आपका मॉडिफिकेशन करना होगा, थोड़ा बहुत डिज़ाइन आप कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ब्रेन का यूज़ होगा वो दूसरे वाले के अंदर यूज़ किया होगा, जो दूसरा मैंने मेथड बताया और दूसरा जो प्रोसेस बताया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड R&D के अंदर। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख के आपको मैं बता सकता हूँ कि जैसा कि एक कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे मान लो कि बोइंग हो गया, HAL होगा जो अपनी इंडिया की है, तो इनके
यहाँ होता क्या है कि ये अपने सारे प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे अपना कोई स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं या कोई जेट प्लेन बना रहे हैं, तो वो अपने प्लेन के कुछ भी पार्ट्स को, जैसे कोई भी पार्ट्स हो गया जो उनको लगता है कि ये इनके यहाँ बनाने पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, तो वो क्या करते हैं कि उस पार्ट्स को किसी थर्ड पार्टी वेंडर को सप्लाई कर देते हैं, या कोई स्पेसिफिक एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की कंपनी है उसको सप्लाई करते हैं, उनको ऑर्डर दे देते हैं कि इस स्पेसिफिकेशन की ड्राइंग आप लो, उस ड्राइंग को देख के आप ये मॉडल डेवलप करो। तो वो क्या करती है, दूसरी कंपनी होगी, वो उस ड्राइंग को देख के अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो दोबारा उनके डिज़ाइनर रीडिज़ाइन करते हैं और फिर उनका 3D और 2D मॉडल क्रिएट करके अपने प्रोडक्शन बैच के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको डिलीवर करते हैं। तो इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एज इट इज़ आपको ड्राइंग बनानी होती है, कंपनी के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफिकेशन करना होता है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन मॉडिफिकेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं। जो पहला प्रोसेस है आपका इनपुट ड्राइंग स्टडी, दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट मॉडिफिकेशन, तीसरा होगा डिज़ाइन, चौथा सिमुलेशन इफ एप्लीकेबल और पांचवा आपका ड्राफ्टिंग। ये 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिसके बेसिस पे आप मॉडिफिकेशन करते हो। अब हम दूसरे प्रोसेस के अंदर बात करते हैं, उसके अंदर कितने सब प्रोसेसेस हैं। इसके अंदर थोड़े से लंबे प्रोसेस है, आप देख लेते हैं एक एक करके कि इनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड R&D के अंदर जो पहला प्रोसेस है वो है कंसेप्ट डिज़ाइन, दूसरा है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तीसरा डिज़ाइन ऑफ 2D एंड 3D मॉडल, चौथा सिमुलेशन, पांचवा ऑप्टिमाइजेशन, छठवां प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, सातवां लाइव टेस्टिंग, आठवां रीडिज़ाइन एंड नौवां आपका ड्राफ्टिंग। ये इतने प्रोसेसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फॉलो किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नॉलेज है वो है स्टैंडर्ड मटेरियल कोड एंड स्टैंडर्ड डिज़ाइन कोड्स। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कभी भी कोई भी मटेरियल का सिलेक्शन आपको करना हो, अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, उस डिज़ाइन के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आपको अप्लाई करनी हो, तो आप एक स्पेसिफिक कोड के बेसिस पे आप उसको मटेरियल असाइन कर देते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एल्यूमिनियम अप्लाई करना है किसी बॉडी के ऊपर, तो एल्यूमिनियम में किस कैटेगरी का एल्यूमिनियम आपको अप्लाई करना है, 1000 सीरीज़, 2000 सीरीज़, 5000, 6000 सीरीज़, किस सीरीज़ का एल्यूमिनियम का अप्लाई करना है, स्टील के किस कैटेगरी का स्टील अप्लाई करना है, उस किस स्टैंडर्ड का कोड अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे मटेरियल आप अप्लाई करोगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं। जो वेरी इनिशियल स्टैंडर्ड है वो है AISI, अमेरिकन आयरन स्टील इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मटेरियल की स्टैंडर्ड कोड को डिफाइन करता है। एक इसके साथ एक और स्टैंडर्ड अपडेट हुआ था जिसका नाम है SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक स्टील ग्रेड के कोड्स को डिफाइन करता है। AISI वेरी इनिशियल आया था, उसके बाद को इसको और एनहेंस करके जिसमें हम स्टैंडर्ड स्टील कोड्स डिफाइन करते हैं, उसके लिए SAE की कैटेगरी एक बना दी गई थी जिसके अंदर सारे प्रीफिक्स डिफाइन किए जाते हैं। अब ये क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, अब हम इसके अंदर एक आपको चार्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोड आप कैटेगराइज करते हो या किस तरीके से ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे कोड डिफाइन किए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक एग्जांपल नहीं लिया मैंने, AISI कैटेगरी के अंदर एक 1020 कैटेगरी का एक हमने स्टील चूज़ किया है। इस कोड के अंदर हम ये कैसे क्लासीफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल है और किस कैटेगरी का है। तो जो पहला डिजिट आपको इंडिकेट करेगा वो प्लेन कार्बन स्टील को डिनोट करता है। दूसरा जो कोड है वो आपको बताएगा कि ये नंबर ऑफ एलॉइंग एलिमेंट के बारे में बताएगा। लास्ट के 2 डिजिट कार्बन कंटेंट को बताते हैं कि कितने कार्बन कंटेंट है उसकी स्टील के अंदर, 0.2%, 0.3% या जितना भी हो। तो अगर 1015 है तो 0.15 उसके अंदर कार्बन कंटेंट इंक्लूड होगा। अगर 1010 है तो 0.1% कार्बन कंटेंट इंक्लूड होगा। इसी तरीके से आप स्क्रीन पे दूसरा चार्ट आप देख पा रहे हैं कि SAE का जो डेजिग्नेशन है इसके अंदर 1XXX, 2XXX, 4XXX करके एक सीरीज़ बनी है। जो 1XXX की सीरीज़ है वो कार्बन स्टील के कैटेगरी के अंदर आता है। जो 2 कैटेगरी की सीरीज़ है सेकंड वाली वो निकिल स्टील के अंदर आता है। उसी तरीके से निकिल क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम वैनेडियम स्टील, टंगस्टन स्टील, इस तरीके से सो ऑन है। तो अगर इसके प्रीफिक्स में पहला जो लेटर होगा वो आपको इस कैटेगरी से आप क्लासीफाई कर सकते हो। अब इसके कैटेगरी के अंदर इस स्टैंडर्ड के अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई भी कोड आपको दे दिया जाए तो ये इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है और कितने कार्बन कंटेंट है और किस स्टील के अंदर आता है, कार्बन स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील, इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों एक मैंने
चार्ट मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप मेरी वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे मैंने इस चार्ट के अंदर आपको ये बताया है कि पूरी कैटेगरी AI, SI और SAE के अंदर जो भी मटेरियल फॉल करते हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है कंप्लीट डिटेल के साथ, और क्या उनका कॉम्पोजिशन है और क्या उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उन मटेरियल के ऊपर। और आप नीचे जाओगे तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि इसके अंदर जो भी कैटेगरी हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 की कैटेगरी है 1108, जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन, जैसे कार्बन का कंटेंट कितना है, मैग्नीशियम का कंटेंट कितना है, फॉस्फोरस का कंटेंट कितना है, सल्फर का कंटेंट कितना है, उस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई मटेरियल ग्रेड आ गया 1110, तो उसके अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे कि 0.08 से लेके 0.13 का कार्बन है। इस कैटेगरी के अंदर मैग्नीशियम इतना % कंटेन है, फॉस्फोरस इतना % कंटेन है, सल्फर इतना % कंटेन है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कंपोजिशन। आप नीचे आओगे तो इस तरीके से कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएंगी उस मटेरियल के अंदर। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी या अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी मटेरियल चूज़ करना हो तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके अंदर हर एक मटेरियल की ग्रेड के अंदर उसके कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही दी रहती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो दूसरा हमारा स्टैंडर्ड है वो है ASME। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक स्टैंडर्ड कोड्स को डिफाइन करता है, जो बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे ज़्यादा ये वाटर प्रेशर वेसल और बॉयलर प्रेशर वेसल्स के डिज़ाइन कोड्स को डील करता है, और ये उनके मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की कैटेगरी के बॉयलर प्रेशर वेसल की कैटेगरी के कोड्स को डिफाइन करना हो या पाइपिंग से रिलेटेड कोई कैटेगरी को डिफाइन करना हो, तो उसके लिए आप ASME कोड्स के अंदर आप जाओगे, उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली आपको फाइंड आउट नहीं करना होता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ASME कैटेगरी, ASME स्टैंडर्ड के थ्रू ही बताएगा कि कौन सा कोड आपको लेना चाहिए, कौन सा मटेरियल लेना चाहिए। इस प्रेशर वेसल के अंदर या बॉयलर प्रेशर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक मैंने किस तरीके की कोडिंग की जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो रेड मार्क से लिखा हुआ है, जो फर्स्ट लेटर है वो आपको फेरस मटेरियल है या फिर नॉन फेरस है, तो उसके लिए B कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। जो XXX आप देख पा रहे हो वो आपका स्पेसिफिकेशन नंबर को डिनोट करेगा। थर्ड है YY स्मॉल y, जो ईयर ऑफ एडिशन को डिनोट करेगा। GR आपको ग्रेड रेफरेंस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा कि क्या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। जो TY है वो टाइप ऑफ फैब्रिकेशन बताएगा कि किस फैब्रिकेशन प्रोसेस से वो बना हुआ है। जो लास्ट है CL क्लास ऑफ मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, क्या मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर की क्लास है उसको डिफाइन करेगा ये। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में भी देख पा रहे हो कि A516 ब्रैकेट में 90 GR60, ये कंप्लीट एक कोड है डिज़ाइन का। अगर आपको कोई भी इस कैटेगरी के अंदर आपको मटेरियल या फिर डिज़ाइन सिलेक्शन करना हो तो इस तरीके से आप कोड आप डिफाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसके बारे में हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी मटेरियल अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आप उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन और किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ना। जैसा कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है माइल्ड स्टील के अंदर IS 2062। जी हाँ दोस्तों, MS IS 2062 जो सबसे कॉमन स्टील है, माइल्ड स्टील है, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर आपके घर पे दरवाजे लगे रहते हैं, ग्रिल्स लगी रहती हैं, अगर वो स्टील के ग्रिल्स हैं तो वो माइल्ड स्टील के हैं तो वो IS 2062 की कैटेगरी के स्टील्स होते हैं। दूसरा है स्टेनलेस स्टील SS 304। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाने वाला स्टील है और बहुत ही हाईली स्पेसिफिकेशन के साथ होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है और कॉस्ट भी सबसे कम होती है। तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि इसके मैकेनिकल कंपोजिशंस क्या है, केमिकल कंपोजिशंस क्या है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बात कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो मटेरियल है वो है आपका SS 301। जो अगला है एल्युमिनियम सीरीज़ का AL 1060। इसी तरीके से एल्युमिनियम के अंदर अब और भी अलग अलग सीरीज़ आती हैं, 1000 सीरीज़, 2000 सीरीज़, 3000 सीरीज़, 4000 सीरीज़, 5000, 6000।
जो 6000 की सीरीज़ होती है सबसे टॉप क्लास की सीरीज़ मानी जाती है, जो एयरक्राफ्ट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स के विंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो स्पेसशिप होते हैं उसके आउटर बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए एल्युमिनियम 6000 सीरीज़ को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से SS301 है, SS304L है, EN8 है, EN9 है, EN19 है, ये सब स्टील की कैटेगरी है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं इसके बारे में डिटेल अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो इन मटेरियल के बारे में। अब मैं 3 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि इन सभी मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। 3 पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है कि मैकेनिकल का ग्रेड। जी हाँ दोस्तों, ये किस ग्रेड का है, जैसे जो मैंने ग्रेड बताया आपकी EN8, EN9, SS304, SS301, ये ग्रेड आपको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन, जैसे EN8 के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, फेरस का कंटेंट कितना है, मैग्नीशियम का कंटेंट कितना है, फास्फोरस का कंटेंट कितना है, सल्फर का कंटेंट कितना है, इन केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी आपको रट लेना है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप SS304 यूज़ करते हो तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ एडिशनल, वो है मार्केट प्राइस एंड यूज़ ऑफ द इंडस्ट्रीज़। प्राइस क्या है, अभी करंट में क्या प्राइस चल रहा है, SS304 का पर केजी क्या चल रहा है, EN8 पर केजी क्या चल रहा है, तो उनका मार्केट के रेट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने SS304 बताया, सबसे कॉमन स्टेनलेस स्टील है, जो घर के बाहर आपकी रेलिंग्स लगी रहती हैं, और कहीं कहीं पे आप मेन गेट स्टेनलेस स्टील के देखते हो, तो वो SS304 की कैटेगरी का ही स्टील होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने एल्युमिनियम के बारे में बताया, जो सबसे कॉमन जैसे एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ होती हैं, वो ऐसे एल्युमिनियम AL1060 की कैटेगरी की होती हैं। तो दोस्तों देखा किस तरीके से आप इन सारे मटेरियल के बारे में आप जान सकते हो, और मैंने कोशिश किया है कि उन सारे स्टैंडर्ड के अंदर उन सारे मटेरियल को कवर करना जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर एक एक्सपीरियंस बंदे को जानने की जरूरत होती है। अगर आपको जितने भी मैंने कॉमन मटेरियल के बारे में बताया, अगर उतने भी मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज पता चल गया है, जो भी मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल के बारे में बताया है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में भी आपने रट लिया, तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि मोस्टली इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर यही मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम अगले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जो अगला डिज़ाइन नॉलेज है वो है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के लिए क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी और क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में भी जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाएगा तो डिज़ाइन उस क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, और उसके अंदर डिफेक्ट पे डिफेक्ट आते रहेंगे, और वो अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव भी नहीं कर पाएगा। तो क्वालिटी के बारे में भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, कि जिस स्टेप से, जिस प्रोसेस से आप अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो क्या रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हो अपने डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो भी आपको माइंड सेट करके चलना पड़ेगा कि अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या रॉ मटेरियल होगा, उस रॉ मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, तो उसका क्वालिटी का मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब कि आपको एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप अपने क्वालिटी को कंट्रोल करोगे। स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं अगले स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है वो है कंट्रोल ओवर डिज़ाइन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, कि जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो उसकी क्वालिटी का क्या पैरामीटर है, आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी ड्राइंग बनाते हो तो उसकी क्या क्वालिटी है कि आपकी ड्राइंग में कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो वो क्वालिटी वाले के लिए भी हार्मफुल है, प्रोडक्शन वाले के लिए भी हार्मफुल है, आगे जितने भी प्रोसेसेस होंगे उन सब चीज़ों के लिए हार्मफुल है। तो आपकी ड्राइंग की क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन जब भी होगा उसकी क्वालिटी की क्या मेजर है, क्या आपको फॉरकास्ट करने पड़ेंगे कि क्या आपको प्रोएक्टिव मेजर लेने चाहिए, जिससे कि अगर आपने ड्राइंग बना के प्रोडक्शन के लिए दे दिया
तो वो किन किन प्रोसेसेस को फॉलो करे जिससे कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस मेंटेन रहे। तो एक डिज़ाइनर के लिए भी ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है इंस्पेक्शन ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट। जी हाँ दोस्तों, कि अगर प्रोडक्शन के अंदर जो भी बंदा कोई भी मशीनरी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कहीं उसके अंदर तो कोई डिफेक्ट नहीं है, उसकी क्या क्वालिटी है, जिससे कि आपने जो डिज़ाइन बनाया उस डिज़ाइन की एक्यूरेसी जो आपने दी है, जो टॉलरेंसेस दी हैं, वो सेम टॉलरेंस और सेम एक्यूरेसी से उस मशीनरी से आउटपुट निकले। अगर उस मशीनरी के अंदर कोई भी डिफेक्ट हुआ तो जो भी आपने प्रोएक्टिव मेजर्स दिए हैं वो आउटपुट के अंदर वो मेजर्स आपको अचीव नहीं होंगे, फिर आपको लॉसेस मिलेंगी। आपका जो प्रोडक्ट है वो इनपुट मशीनरी की वजह से डिफेक्ट जनरेट करेगा। सिक्स सिग्मा एंड काइजन कॉन्सेप्ट्स भी एक क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेसेस हैं। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सिक्स सिग्मा के अंदर कई सारे लेवल होते हैं, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, जो सर्टिफिकेशन को क्लासीफाई करते हैं। अगर आपके इंडस्ट्रीज़ के इंजीनियर्स या फिर आपकी इंडस्ट्री भी एज ए ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक बेल्ट से अप्रूव्ड है या काइजन कॉन्सेप्ट का सर्टिफिकेशन ले रखी है, तो आपकी क्वालिटी के मेज़र बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड माने जाते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं गूगल पे, या आप इसके बारे में सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा फ्यूचर के लिए। लेकिन एज अ फ्रेशर आपको बस इनके बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस होने लगते हो तो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में दोस्तों, कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है और क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो क्वालिटी के क्या कितने टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो ASQ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही अच्छे और ऑर्गेनाइज तरीके से इनको मेंटेन करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड को। क्वालिटी स्टैंडर्ड जो ISO होते हैं, ISO 9001, ISO 19001 या ISO 14001 या 14000, ये सब जो स्टैंडर्ड हैं ये क्वालिटी के इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरीके से अब उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है उनके लिए एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं। जैसा कि ISO 9001 और 14000 जो है, इसके अंदर जो है आपको क्या रिस्क असेसमेंट है ये बताते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर क्या रिस्क है, उसके डिफेक्ट क्या है, या फ्यूचर में अगर कोई भी पैरामीटर डाउन होता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या रिस्क आ सकता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं स्टैंडर्ड के अंदर। बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत होती है। मैं अभी फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप एज अ फ्रेशर हो कि आपको इन सब क्लॉज, इस स्टैंडर्ड के क्लॉज के बारे में जानने की। आपको बस साउंड नॉलेज रहे कि स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया कि ISO 9001, क्या स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि ISO के 19011, ISO 26000, ISO 14001, ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर फॉलो किए जाते हैं। आपको इनके बारे में साउंड नॉलेज हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो शायद आपको इन सब चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज हो। इनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं, वो सब आपको शायद पता हो। लेकिन अगर फ्रेशर हो तो आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। जब आप इंडस्ट्रीज़ में काम करोगे तो इसके बारे में, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में आपको पता चल जाते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो क्वालिटी को प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं। जैसा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में से कुछ 5 कॉमन सॉफ्टवेयर हैं, जैसा कि ग्रीन लाइट गुरु एक सॉफ्टवेयर है, QT9 QMS एक सॉफ्टवेयर है, इंस्पेक्ट 2G Go एक सॉफ्टवेयर है, मास्टर कंट्रोल एक सॉफ्टवेयर है, क्वेलिया एक सॉफ्टवेयर है। ये टॉप क्लास के सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियां अब इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने डिज़ाइन की क्वालिटी, या जो भी वो सर्विसेज देते हैं उनकी क्वालिटी को वो कंट्रोल करती है, उनकी क्वालिटी को मैनेज करती है इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। अगर आपको इन सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेनी है तो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में सीख सकते हो। लेकिन आपको बस पता होना चाहिए एज अ फ्रेशर कि इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी मार्केट में चलते हैं जिसके थ्रू हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वो है दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन मेथड के बारे में भी एक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और किन किन प्रोडक्शन के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस है उनके बारे में शॉर्ट में आपको एक क्लासिफिकेशन दे देता हूँ जिसके बारे में आप
अपने थ्रू उनके बारे में डीप में पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि करके वो कौन कौन से प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं। जो पहला प्रोडक्शन का प्रोसेस आता है वो है मशीनिंग, जिसके अंदर हम एक्सेसिव मटेरियल को रिमूव करते हैं एब्रेसिव व्हील्स को यूज़ करके, कटिंग टूल्स को यूज़ करके, डिस्क को यूज़ करके। जैसा कि अलग अलग टाइप के मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, जैसा कि टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, सॉइंग, इस तरीके के मशीनिंग प्रोसेस होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आपको इनके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, जैसा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको अभी से पढ़ लेने की ज़रूरत है इसके बारे में कि इनके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस टाइप की मशीनिंग यूज़ की जाती हैं। दूसरा प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो है कास्टिंग, जिसके अंदर हम कोई भी लिक्विड मोल्टन मेटल को हम एक डिफाइंड सॉलिड शेप में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टॉय इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर कोई ऐसी मशीनिंग प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम मशीनिंग प्रोसेसेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई मोल्ड बनाना हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स शेप देना हो जो मशीनिंग से पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम कास्टिंग प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं। कास्टिंग के भी कई सारे अलग अलग टाइप्स, जैसे सैंड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, डाई कास्टिंग, प्लास्टर कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन सब के बारे में भी आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली डिटेल में पढ़ सकते हो। जो अगला है वो है आपका फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या होता है कि इसके अंदर हैमरिंग करके किसी भी रॉ मटेरियल को कंप्रेसिव फोर्स देके उसको एक डिफाइंड शेप में हम कन्वर्ट करते हैं। फोर्जिंग के अंदर आप अलग अलग तरीके के हाइड्रोलिक प्रेसेस यूज़ करते हैं या मैनुअल प्रेसेस के थ्रू भी यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। अगला जो है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आप दो सिमिलर या नॉन सिमिलर मेटल को आप ज्वाइन करते हो फिलर रॉड के थ्रू। वेल्डिंग के भी अलग अलग टाइप आपने शायद पढ़े होंगे, जो है टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, EBW, प्लाज्मा वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के बारे में भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको कि इन सब के बारे में, सारे प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आप जरूर पढ़ो। जो अगला प्रोडक्शन प्रोसेस है वो है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग आप कर सकते हो, फ्लेम वेल्डिंग कर सकते हो, फिलामेंट वेल्डिंग कर सकते हो, रैपिड इंडक्शन प्रिंटिंग कर सकते हो, स्पार्क प्लाज्मा सेंटरिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से प्रोडक्शन के बारे में आप जान सकते हो, और डिटेल में आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मैंने प्रोडक्शन के प्रोसेस आपको बताया, एटलीस्ट उनके बारे में भी आपको नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगला जो लास्ट हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का नॉलेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हाईली रिकमेंड करूँगा, वो है मार्केट एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर को मार्केट के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है उसका मार्केट में क्या करंट वैल्यू है, क्या करंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो बेस्ड है कि नहीं, या क्या वो आउटडेटेड हो चुका है। अगर वो आउटडेटेड है तो उसको कैसे वो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू डिज़ाइन के बेसिस पे उसको मार्केट में लॉन्च कर सकता है, जिससे उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम रहे और स्पेसिफिकेशन भी कंप्लीट रहे। तो मार्केट के बारे में भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ प्रोसेस बताता हूँ, कुछ स्टेप बताता हूँ जिसके बारे में आप फॉलो करके आप मार्केट को स्टडी कर सकते हो। पहला है वो इंडस्ट्री ओवरव्यू। जी हाँ दोस्तों, कि आप जिस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो उस किस टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है, तो आप उसके बारे में एक ओवरव्यू कलेक्ट करो कि इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या है। जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रहे हो तो ऑटोमोबाइल कैटेगरी के अंदर किस टाइप की और कंपनीज में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कि 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज में या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप इंडस्ट्रीज के बारे में डेटा कलेक्ट करो कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए आपका प्रोडक्ट रिलेटेड है। जो दूसरा पॉइंट है वो है डिफाइन योर टारगेट मार्केट। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको आपको कहाँ पे टारगेट करना है, मतलब कि किस टाइप के और किस एरिया के मार्केट को आपको कैप्चर करना है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सको, जहाँ पे आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। उस एरिया के मार्केट को वो कैप्चर कर सकते हैं जहाँ पे एटलीस्ट उसकी मोनोपोली बनी रहे, जहाँ पे उसकी डिमांड बनी रहे। तो इस चीज़ के बारे में अब आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। जो तीसरा पॉइंट है वो है कंपटीशन। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस एरिया के अंदर टारगेट कर रहे हो वहाँ पे आपके कितने कंपटीटर हैं, और उन कंपटीटर के जो प्रोडक्ट हैं जो आपसे रिलेटेड है उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, वो भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपटीशन भी देखना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन चल रहा है जो भी आपने मार्केट को टारगेट किया है। जो लास्ट और फोर्थ पॉइंट है वो है आपका प्राइसिंग
एंड फॉरकास्ट। आपको फॉरकास्ट करना पड़ेगा कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्राइसिंग क्या होगी, जब भी आप उसको लॉन्च करो तो उसकी प्राइसिंग मार्केट में क्या होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जो आपके कंपटीटर को बीट नहीं कर पा रहा हो, तो ये भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और ये भी फॉरकास्ट करना पड़ेगा कि उसकी लाइफ क्या है। अगर आप आज के टाइम पे उसको 10 रुपये में लॉन्च करने हो तो फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों में उसकी प्राइसिंग क्या रह जाएगी। तो दोस्तों देखा किस तरीके से ये सारे नॉलेज आप गैदर कर सकते हो, इन सारे नॉलेज के बारे में आपने जाना और हर एक पॉइंट के बारे में मैंने कोशिश की कि मैं सारे नॉलेज आपको दे सकूं जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के पास होता है। वो सारे नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर और उम्मीद करता हूं अगर जो भी मैंने चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं उनमें से आप 80 से 90% आप कैप्चर कर लेते हो। अगर आप उन 80 से 90% चीज़ों को आप पढ़ लेते हो, नॉलेज गेन कर लेते हो, तो आपके करियर में आपको अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडस्ट्रियां इसलिए जॉब नहीं देती क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता और वो आपको सिखाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास टाइम और पैसा दोनों नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए एक फ्रेशर के ऊपर, जिसकी वजह से आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जॉबलेस इंजीनियर हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताना और यही रियलिटी है, आप खुद फेस कर पा रहे होगे। और मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं कि आप इनमें से जो भी मैंने 5 कैटेगरी मेजर कैटेगरी बताई हैं उनके अंदर जो भी सब कैटेगरी मैंने बताई हैं उसमें से अगर आपको कोई ऐसा निश टॉपिक, कोई ऐसा छोटा टॉपिक या बड़ा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो या उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो फिर से बना सकता हूं, जिससे आपको अपने करियर में ग्रो करने के लिए चांस जरूर मिले। मैं चाहता हूं कि आप अपने करियर को स्टार्ट किया है डिज़ाइन में तो आप पीछे हटो, क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसा फील्ड है जहां से आप अपने करियर तो क्या आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी एक डिज़ाइन के अंदर, एक डिज़ाइनर के अंदर। तो बिलीव करो खुद के ऊपर और आगे बढ़ो और अपने करियर को ग्रो करो। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने डेटा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे जाके और कंप्लीट आर्टिकल और जो भी डेटा डाउनलोड करना है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।